नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सीरीज आगामी ईएमआरएस और केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करते करते पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 76 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे दलित विमर्श या स्त्री विमर्श पर टिप्पणी लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो प्रश्नों को लेकर हमने बातचीत की हुई है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि दलित विमर्श पर सवाल आ जाए या फिर हो सकता है कि स्त्री विमर्श से सवाल आ जाए। तो प्रश्न नंबर 76 जब हम देख रहे थे तो हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि कभी हम सभी का 75% से अधिक नंबर आता था तो उन विद्यार्थियों को अच्छा माना जाता था और विषयों में डिस्टिंक्शन मिलता था। खासतौर से अगर आप पूर्वांचल से जुड़े होंगे तो ऐसा क्रेज होता था कि 75 नंबर जिस विषय में आ गया वो अच्छा माना जाता था। तो कहीं न कहीं जब आप स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज से जुड़े हैं और आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर अभी तक देखते आए हुए हैं, समझते आए हैं और नोट्स बनाते आए हैं, तो आपका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ रहा होगा। खास तौर से पुराने विद्यार्थी अब बहुत विश्वास करने लगे होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, जो अतिथियों की तरह आए हुए हैं और अपना कुछ-कुछ सुझाव देकर बार-बार खुद शिक्षक को मोटिवेट करते हैं, उन विद्यार्थियों को अब धीरे-धीरे समझना चाहिए, देखना चाहिए और फिर नोट्स बनाना चाहिए। आपने भले पेड कोर्स इत्यादि लिया होगा, लेकिन इस रास्ते से आप ज़रूर गुज़रिए। आपको पढ़ने में आनंद आएगा क्योंकि हम मन से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि विमर्श का ये टॉपिक है आज, तो हमारे मन में भी कई सवाल आ रहे थे कि वर्तमान समय जो है, आप अगर विश्वविद्यालयों में देखे होंगे कि इन विषयों पर खूब सेमिनार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते रहे। तो समझ में नहीं आता है कि इसका उत्तर आखिरकार परीक्षा के मुताबिक 50, 125, 200 या 250 शब्दों में कैसे लिखा जाए। लिखने के लिए तो इसमें बड़ी-बड़ी बातें लिखी जा सकती हैं। 3-3, 4-4 दिन के सेमिनार इत्यादि होते हैं। लेकिन हमने परीक्षा के हिसाब से उत्तर तैयार किया है। आप धीरे-धीरे दलित विमर्श को भी समझ जाएँगे और स्त्री विमर्श को भी समझ जाएँगे। इसलिए अंत तक ज़रूर देखेंगे और फिर नोट्स बनाएँगे। तो चलते हैं हम उत्तर पर सीधा बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे दलित विमर्श से क्या आशय है प्रश्न के ऊपर। दलित चेतना भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन और दमन हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि भारत के 9वें दशक में आप देखेंगे 1980-90 दशक के आसपास राजनीतिक रूप से दलित राजनीति का प्रभाव भारत पर दिखाई पड़ता है और जैसे-जैसे दलित समाज के लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, उनके अंदर चेतना का संचार होता है अपने अधिकारों को लेकर, अपने ऐतिहासिक चेतना को लेकर, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो उस राजनीति का साहित्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और धीरे-धीरे दलित साहित्य का वहाँ से उदय होता है। तो ये 9वां दशक है जो कि काफ़ी भारत में बहुत सारी चीज़ों के लिए ये टर्निंग पॉइंट रहा हुआ है। आमतौर पर दलित शब्द को लेकर अलग-अलग व्याख्याएँ की जाती हैं, लेकिन जो शब्दकोश में दिया गया है या फिर जिसका अर्थ हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है दलन और दमन। ऐसे लोग जिनका सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से दलन और दमन हुआ है, उनको हम दलित कह सकते हैं। ठीक है? जो अछूत रहे हैं, जो हाशिए के लोग रहे हैं, उनको हम दलित शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर यही हुआ। लेकिन जब हम दलित विमर्श की बात करते हैं,
तो वो विमर्श चेतना पर आधारित है। हम कोई विमर्श तभी करते हैं जब हम चेतनशील होते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं, जानकारी होती है। जैसे आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं, मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सब कई बार विमर्श करते हैं, नहीं चाहते हुए विमर्श करते हैं आप लोग कि इसकी शब्द सीमा ज्यादा हो गई है, इसकी कम हो गई है, इसकी मीडियम में है। क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि आप शब्दों को लेकर न गिने, आपके अंदर चेतना आए कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। जब आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का जवाब ऐसे लिखना है, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको हैंडल भी कर लेंगे। अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको विमर्श करने की जरूरत है खुद से। ग्रुप डिस्कशन नहीं, खुद से विमर्श करने की जरूरत है कि कैसे हम उत्तर को मैनेज करेंगे। तो चेतनशील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही जब दलितों में चेतना आई 90 दशक के अंदर, तो राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से उनका एक रूप उभर कर सामने आता है, जिसको हम दलित साहित्य कहते हैं। अब ये दलित साहित्य क्या है, इसको लेकर भी काफी डिबेट रहा कि जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं वो लिखेंगे तो दलित साहित्य होगा, या फिर कोई भी लिख देगा तो वो दलित साहित्य होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्योतिबा फूले तथा महात्मा बुद्ध का दर्शन, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। यानी जो दलित साहित्य है वो एक विचारधारा पर आधारित साहित्य है, जो विचारधारा अंबेडकर, फूले और महात्मा बुद्ध की विचारधारा पर आधारित है। जहां अंबेडकर ने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की, तो दलित साहित्य में भी दलित साहित्यकारों का यही मानना है कि जब वो हिंदी साहित्य में अपने को खोजते हैं तो दो चार लोग ही वहां पर दिखाई देते हैं। कहीं रैदास दिखाई देते हैं, कहीं इक्का दुक्का लोग, हीरा डोम जैसे लोग दिखाई दे देते हैं। अब वो इतिहास में अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उन्होंने एक तरीके से दलित साहित्य लिखने की कोशिश की और इतिहास में अपने भी जो उनके योगदान रहे उसको दर्ज कराने की कोशिश की। तो उनको ये विचारधारा कहाँ से मिली? वो अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और महात्मा बुद्ध के दर्शन से मिली। इससे दलित साहित्यकार विमर्श के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को दलित साहित्य, समाज और उसके सरोकार से जोड़ते हैं। यानी जो दलित साहित्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वानुभूति। इस पर इसने जोर दिया कि जो दलित समाज में जन्म लिया और उस यथार्थ को भोगा, अनुभूत किया, वही जब लिखेगा तो वो दलित साहित्य कहा जाएगा। दलित शब्द को लेकर भी काफी मतलब डिबेट हुआ है। हर वर्ग में आपको दलित मिल जाएंगे जिनका दलन हुआ है, दमन हुआ है। वो क्यों नहीं, तथाकथित जो उच्च वर्ग हैं उनमें भी इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है। दलित साहित्य के अगर हम देखें, विरोध जिसका ये खंडन करता है दलित साहित्य, वो है मनुवादी व्यवस्था, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, यानी केवल ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शोषण की बात की गई हो, उससे इनका जुड़ाव है। ठीक है, तो इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए तो वर्तमान दौर में बहुत सारे सेमिनार इत्यादि होते हैं। तो आपको बहुत उधर नहीं जाना है, ज्यादा चिंतन मनन करेंगे तो फिर आपका उत्तर दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो आपने शुरुआत में समझ लिया होगा कि जो दलित विमर्श की शुरुआत होती है वो 90 दशक में होती है। दलित शब्द से क्या मतलब है उसको आपने देख लिया। जो दलित साहित्य का वैचारिक आधार रहा है वो क्या रहा है, और फिर उसमें किस पर ज्यादा जोर दिया गया है? स्वानुभूति पर जोर दिया गया। आगे जैसे जैसे दलित साहित्य लेखन बढ़ता गया और हिंदी आलोचना में लोगों ने इस पर विचार विमर्श करना शुरू किया, तो तीन धाराएं साहित्य में, दलित विमर्श की तीन धाराएं दिखाई देती हैं। पहली धारा जिसमें स्वयं दलित जातियों में जन्मे लेखकों की है, जिनके पास स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है और इसी आधार पर वे मानते हैं कि वास्तविक अर्थों में उन्हीं का सृजन ही दलित साहित्य है। यानी यहाँ पर दलित साहित्य को लेकर इसको परिभाषित किया गया कि आखिरकार हम दलित साहित्य किसको मानेंगे। तो एक जो वर्ग है वो उसका मानना है कि जो खुद दलित समाज में पैदा हुआ हो, उन पीड़ाओं को, उन शोषणों को उसने देखा हो और एक तरीके से यथार्थ अनुभूत किया हो, जब वो लिखे तभी सही मायने में दलित साहित्य होगा। दूसरा वर्ग था जो गैर दलित लेखकों का था,
यानी कि जो दलित समाज में जन्म न लेकर अन्य वर्गों में, अन्य जातियों में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी दलितों के प्रति संवेदना थी और उस संवेदना को दलित जो साहित्यकार हैं या फिर आलोचक हैं, उन्होंने एक शब्द दिया, सहानुभूति। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप दलित विमर्श पर लिख रहे हैं और सहानुभूति, स्वानुभूति शब्द का प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने दलित विमर्श को या फिर साहित्य को ठीक से नहीं समझा है और जो भी उत्तर आपने लिखा है वो हवा में लिखा हुआ है और उसका कोई आधार नहीं है। कोई भी एग्जामिनर दलित विमर्श अगर चेक करेगा कॉपी, तो कहीं न कहीं सहानुभूति, स्वानुभूति, अंबेडकर वादी विचारधारा, फूले, बुद्ध, इन सबको कहीं न कहीं आपके आंसर में देखना चाहेगा। तो उम्मीद है कि आप जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो समझते हो कि पहला वर्ग क्या है, वो क्या मानता है दलित साहित्य, दूसरा वर्ग गैर दलित लेखकों का है, यानी कि जिनका दलित समाज में जो भी शोषित वर्ग था उससे सहानुभूति थी। भले उन लोगों ने लिखा, दलितों का चित्रण, सौंदर्य सुख को विषय वस्तु बनाया, ऐसे रचनाकारों में प्रेमचंद और निराला का नाम लिया जा सकता है और तमाम लोगों ने लिखा हुआ है। कई बार सवाल उठता है कि प्रेमचंद ने जो दलित जीवन पर केंद्रित कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, क्या वो दलित साहित्य के अंतर्गत है? तो यहाँ पर वही चेतना की बात आ जाती है, सरोकार की बात आ जाती है, सहानुभूति, स्वानुभूति की बात आ जाती है। तो प्रेमचंद और निराला को हम विशुद्ध तरीके से दलित साहित्यकार न मानते हुए गैर दलित लेखकों में मानते हैं और उनकी रचनाओं को हम सहानुभूति के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। एक तीसरी धारा है जो प्रगतिशील लेखकों की है, जो दलित को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं, यानी कि ये शोषित वर्ग में रहा है जो प्रगतिशील साहित्य है, खासतौर से जो प्रगतिवाद आपने पढ़ा होगा, तो इसमें दो चार जो कवि हैं उन्होंने दलितों के जीवन को लेकर, खासतौर से किसानों के जीवन को लेकर भी चर्चा की है। तो तीसरी जो धारा थी वो प्रगतिशील लेखकों की थी। वैसे आप देखेंगे कि लेखक स्वभावतः प्रगतिशील होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने दलितों को भी उसी सर्वहारा की स्थिति में शोषित वर्ग के रूप में देखा, तो उन्होंने भी रचनाएं लिखी। दलित साहित्य की सशक्त विधा आत्मकथा रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि आधुनिक काल में जब गद्य विधाओं में लेखन शुरू हुआ तो विलक्षण बात थी कि नाटक से इसका आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ पर दलित साहित्य की जब भी हम बात करेंगे तो दलित साहित्यकारों ने आत्मकथा में लिखना शुरू किया और आत्मकथा में स्वानुभूति सबसे महत्वपूर्ण उसमें अंग है और ईमानदारी के साथ आत्मकथा लिखना जरूरी है। तो जो भी उन्होंने अपने जीवन में भोगा उसका यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की। आत्मकथा के बाद धीरे धीरे अन्य विधाओं में भी उन्होंने लिखना शुरू किया, जैसे कहानी, आपने एक कहानी पढ़ी होगी सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि की, कविता में ठाकुर का कुआं नाम से, ठीक है, आलोचना में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बुक लिखी और तमाम लोगों ने लिखा। कंवल भारती ने दलित साहित्य की भूमिका, ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद ने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने दलित साहित्य की भूमिका लिख दिया। तो अलग अलग विधाओं में महत्वपूर्ण कार्य किया दलित साहित्यकारों। अगर दलित लेखकों की हम बात करें तो उसमें मोहनदास नैमिषारण्य, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, शिवराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश करदम, अजय नावरिया, तेज सिंह, सूरजपाल चौहान, रजनी तिलक, मलखान सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। तो आज की स्थिति में जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो हजारों के तादाद में दलित साहित्यकार अपनी रचनाएं कर रहे हैं और खासतौर से आत्मकथा तो लगभग, अच्छा एक चीज देखेंगे कि जितने ये दलित लेखक हैं ये कहीं न कहीं प्रोफेसर भी, जैसे आपने शिवराज सिंह बेचैन का नाम सुना होगा, अजय नावरिया का नाम सुना होगा, तेज सिंह, ये लोग तो किसी न किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर भी थे। तो एक वर्ग जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और एक वर्ग जो सुदूर इलाके में है और अपनी आत्मकथा या फिर जिस विधा में वो महसूस कर रहा है कि हम अच्छे से लिख सकते हैं, वो लिख रहा है। हाल फिलहाल में दो उदाहरण आप दे सकते हैं, जूठन और मुर्दहिया का, जो कि आप सभी यूपी एलटी एग्जाम में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यूपी एलटी में कहूं या फिर जीआईसी जीडीसी, आप अपने से जोड़ लीजिए,
क्योंकि मैं जब परीक्षाओं का इनाम लेना शुरू करूंगा तो समय कम हो जाएगा। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप जूठन और मुर्दैया को उदाहरण देंगे तो ज्यादा ठोस रहेगा। आप बताएंगे कि जूठन और मुर्दैया हिंदी दलित आत्मकथाओं में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जिसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो दूसरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितियों का यथार्थ प्रस्तुत करती है। अब बहुत सारे आपने शोध कार्यों को देखा होगा, जूठन और मुर्दैया में तुलनात्मक अध्ययन भी किए गए और खासतौर से इसमें जो शैक्षणिक स्थिति है, आप देखेंगे जूठन का जो लेखक है उसके साथ कुछ ज्यादा अत्याचार हुआ है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति कुछ ज्यादा नाजुक रही अगर इस जूठन उपन्यास आत्मकथा के माध्यम से देखेंगे तो। लेकिन मुर्दैया में आप देखेंगे तो थोड़ा सा उससे अलग है। तो इन दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। वो बाद में करिएगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब, लेकिन प्रश्न के उत्तर में इतना आप लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि दलित साहित्य कम समय में कम शब्दों में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इसकी शुरुआत दलित चेतना के कारण 90 के दशक से शुरू हो गई। दलित शब्द का क्या अर्थ रहा है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो कौन सी विचारधारा है उसके बारे में हमने बता दिया, और उसमें किन किन तत्वों की विशेषताएं, खासतौर से स्वानुभूति का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और फिर 3 वर्ग उभर कर आते हैं, एक जो स्वयं उस समाज में जन्म लिए हुए हैं और वो रचना कर रहे हैं, और एक जो उस समाज में तो जन्म नहीं लिए लेकिन उनकी पीड़ाओं से अपनी संवेदना को जोड़ते हैं और फिर वो रचना करते हैं, और एक है जो प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, उनको लगता है कि नहीं इनके ऊपर भी लिखना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर, 3 वर्ग आप देख रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि दलितों में भी कैटेगराइजेशन है, हायरार्की है। कुछ दलित बोलेंगे कि वो मुझसे नीचे का है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि भारत में हर जाति अपने से एक नीची जाति को खोज लेती है। किसी भी आप जाति में जाएंगे लोग बोल देंगे कि मैं उससे थोड़ा सा ऊपर। ऐसा दलितों में भी, ठीक है। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की हमने बात की, वो आप देखेंगे कि दलित समाज में भी जो थोड़े आर्थिक रूप से मजबूत हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत हैं, वो खुद अपने समाज के लिए एक समस्या के रूप में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी खास वर्ग या जाति से जोड़कर इसको देखा जाए, बल्कि हर वर्ग में दलित भी हैं, हर वर्ग में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं। मैंने किसी यहाँ पर जाति विशेष को लेकर कोई बात नहीं की है, बल्कि उस व्यवस्था के बारे में आप सभी को बताया हुआ। तो ये है एक तरीके से तटस्थ मूल्यांकन, ठीक है। अब हम इसी के समानांतर एक दूसरा जो विमर्श चलता है वो है स्त्री विमर्श। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? स्त्री मुक्ति या विमर्श का विचार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि इसका एक वैश्विक रूप रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर विरोध करने का ढंग रहा। तो इस 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो जाती है। अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व की आवाज उठाई। इस विमर्श के केंद्र में पितृसत्ता और उसकी व्यवस्था रही। जहां आपने दलित विमर्श में देखा कि मनुस्मृति को लेकर या फिर मनुवाद को लेकर या फिर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहा उसको लेकर उन्होंने खंडन किया, और जो भी धर्म इत्यादि को लेकर भी। लेकिन यहाँ पर स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके केंद्र में रहा है पितृसत्ता, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था रही है। खासतौर से महिलाओं के दृष्टिकोण से सामाजिक राजनीतिक रूप से जो समानता है, आर्थिक रूप से समानता, ठीक, या फिर काम करने की जो स्वतंत्रता है कि वो भी जैसे पुरुष घर से बाहर जाते हैं और नौकरी इत्यादि करते हैं, उस टाइप की स्वतंत्रता, केवल वो पुरुषों के ऊपर निर्भर न रहे और मिलजुल कर। तो इसी को लेकर आवाज उठी। खासतौर से उसके केंद्र में क्या रहा? पितृसत्ता। यह स्त्री पुरुष के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्त्रियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। क्या? स्त्री विमर्श। भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में स्त्रियां भेदभाव की शिकार रही हैं। तो यहाँ पर अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो स्त्रियों को भी मतलब उस तरीके से, हालांकि पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं, उनको शक्तिशाली दिखाते हैं, पूरा तलवार और जो भी शस्त्र हैं सब, लेकिन कई जगहों पर उनकी स्थितियां
बहुत ही नाजुक रही हैं, भेदभाव का शिकार रही हैं। अगर आप देखेंगे तो भाषा के स्तर पर भी स्त्रियों को संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं था, ठीक है? या फिर वो भाषा का भी प्रयोग करती थी तो संस्कृत के साथ न करके उस समय जो समानांतर भाषा चलती थी, जैसे प्राकृत हो गया, आप पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम तो उसमें आपको ये पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो अलग-अलग तरीके से भेदभाव की शिकार रही हैं और स्त्री विमर्श को लेकर जो एक किताब है द सेकंड सेक्स, ठीक है? सेकंड सेक्स करके एक बुक है जिसकी कि स्त्री उपेक्षिता नाम से अनुवाद भी इसका किया गया है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि किसने अनुवाद किया था। तो सिमोन द बोवार का एक प्रसिद्ध कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। आमतौर पर आप देखेंगे अक्सर हम भी कभी-कभी चिंतन करते हैं, तो जब बच्चे रहते हैं, तो पता नहीं चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें अलग-अलग होती जाती हैं, ठीक है? तो यहीं से भेदभाव की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि अ, महिलाओं को खूब ज़ोर से नहीं बोलना है, ज़ोर से नहीं हँसना है, ठीक है? और किसी से ऑर्डर लेके जाना है, जिसका सबसे पहले खंडन किया मीराबाई ने। मीराबाई जब कृष्ण की भक्ति कर रही थी, तो वो साधु संतों के बीच में जाकर आराधना इत्यादि कर रही थी। तो वो अच्छे परिवार से थीं, उनको मना किया जाने लगा कि वो व्यवस्था कर दी जा रही है, घर में ही आप कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस चौखट को पार करना है। ये जो घर का चौखट है, इसको हमें पार करना है। चौखट पार करना एक तरीके से स्त्री मुक्ति की बात करना। ठीक है, तो अभी तक ये सब संघर्ष चल रहा है। सिमोन द बोवार ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, कोई एकदम स्त्री के रूप में पैदा नहीं होता, बल्कि उसको इस तरीके से बना दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। यानी कि यही उसको निर्मित किया जाता है। हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना का प्रभाव अधिकांशतः साहित्य सर्जना के क्षेत्र में ही दिखलाई पड़ा। एक चीज आप देखेंगे जो दलित साहित्य रहा है, वो दलित राजनीति से भी प्रभावित रहा है। जैसे कांशीराम, अंबेडकर और जितने भी हैं इस समय जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उन लोगों से भी प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन स्त्री चेतना की अगर हम बात करें तो स्त्रियों ने इस तरह की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई हुई है। आपने नहीं देखा होगा कि स्त्रियों की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आगे में भी बन भी सकती है, जिसमें केवल स्त्रियां ही सब कुछ रहे, वो अध्यक्ष रहे, वही सचिव रहे, वही चुनाव लड़े। आने वाले समय में हो सकता है, ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अगर साहित्य सर्जना की बात करें तो उसमें स्त्रियां बहुत सारी आई हुई हैं। उनमें अपनी बात को साहसपूर्वक खुलकर कहने का भाव भी है और वे घरेलू जीवन के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत जीवन, विशेषतः यौन जीवन को ज़्यादा खुलकर प्रस्तुत करने लगे। स्त्रियों के साथ समस्या के क्या थी? जब कभी मैं दलित स्पेशल पेपर पढ़ता था, तो लोग हम प्रोफेसरों ने हमें बताया कि स्त्रियां तिहरे शोषण का शिकार होती हैं। तिहरा शोषण क्या है? मान लीजिए कोई दलित स्त्री है, तो पहले तो वो स्त्री है, फिर वो दलित है और फिर जो ये पितृसत्ता है, ठीक है? तो स्त्रियों चूंकि जिधर मैं पढ़ाता हूँ, वहां पर ज्यादातर लड़कियां ही पढ़ने के लिए आती हैं। तो कभी कभी अनुभूत मैं करता हूँ कि ये दोहरे तरीके से, एक तो लड़की होने की वजह से और एक वो जो चौखट पार करने की हमने बात की, उसको लांग कर बच्चे आती हैं पढ़ने के लिए, तो उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए। बाकी आप देखेंगे ये सब विमर्श जो बौद्धिक लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे याद आता है कि जब मैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श पढ़ रहा था, तो मम्मी से मैं बात करता था कि ऐसा-ऐसा विमर्श है, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता था। ऐसी तमाम मम्मियाँ होंगी जिनको दलित विमर्श, स्त्री विमर्श से उतना कोई मतलब नहीं हो। तो आंसर लिखना है तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहा, यौन जीवन और जो स्वतंत्रता, इसको पूरा खुलकर उन्होंने लिखा। आजकल अगर स्त्रियों को परेशान करना है, सबसे ज़्यादा समस्या आप देखेंगे कि इसी चीज़ को लेकर आती है। ठीक है, उनका चाहे किसी ऑफिस में है या फिर कहीं भी है, यौन शोषण को लेकर ज्यादातर सवाल आ जाता है। अगर स्त्री विमर्श की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत मीरा और महादेवी से मानी जाती है। आ, इस बीच साहित्य में नारी लेखकों की भारी संख्या सामने आई। सैकड़ों में नारी स्त्री लेखिकाएं लिख रही हैं। मन्नू भंडारी, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपका बंटी, ठीक है। और एक कहानी अभी तो आपको समझ आ जाएगा, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, जो हमने आपसे आंसर सवाल किया हुआ था और उसका आंसर यहीं पर है। मृदुला गर्ग,
चित्रा मुदगल, तमाम लोगों का नाम आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कात्यायनी, निर्मला गर्ग, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी जैसी कवयित्रियों ने साहित्यिक क्षेत्र में नए तेवर के साथ अपने रचनात्मक कर्म को स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। और स्वाधीन भारत में नारी शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार ने नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। तो जैसे दलित साहित्य का विकास हुआ, वैसे ही स्त्री विमर्श का, स्त्री साहित्य का भी धीरे धीरे विकास हुआ और लगातार लोग लिख रहे हैं। इसमें इसमें इसकी भी जो मुख्य विधा है वो आत्मकथा है। तमाम लोगों की आत्मकथाओं को आपने याद भी किया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कम समय में कम शब्दों में इन विमर्शों को कैसे आप अपने उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। चूँकि ये एक छोटे वीडियो में इन विमर्शों को हम कवर नहीं कर सकते। आप सभी के मन में तमाम प्रश्न भी आए होंगे कि सर आपने इसके बारे में ऐसे बताया, वैसे बताया, आपको ठीक है, इसको लेकर काफ़ी वो है। इसलिए नामवर सिंह कहा करते थे दलित विमर्श को लेकर, स्त्री विमर्श को, कि साहित्य को साहित्य रहने दीजिए, उसको बांटने की कोशिश न कीजिए। लेकिन चूंकि जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे और उनमें चेतना आएगी, तो सबका अलग अलग तरीके का विमर्श वहां पे शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के लिए कि आदिवासी विमर्श भी आ गया केंद्र में, तमाम LGBTQ विमर्श आ चुका है, तमाम विमर्शों पर काम भी हो रहा है। और अब कुछ बीच में आलोचक थे जो OBC विमर्श की बात करते थे, फिर बीच में लोग वृद्ध विमर्श की भी बात करने लगे। तो तमाम है विमर्श, ठीक है। तो इससे साहित्य का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मन में कुछ दूसरे तरीके की मनभेद वाली भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं। लेकिन आप वो एक विद्यार्थी के रूप में तो एकदम से तटस्थ होके अपना आंसर आपको लिखना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। चूंकि अच्छी बात यह है कि आपकी कॉपी चेक करने वाला आपको सामने से नहीं देख रहा है, या फिर उसको पता भी नहीं है कि ये कौन व्यक्ति लिख रहा है। बस उसको मटेरियल से मतलब है, कंटेंट से मतलब है। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे पढ़ते पढ़ते कि कई बार आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके उत्तर के हिसाब से एग्जामिनर उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, आपका उत्तर उसको घुमाता है। तो इस एंगल से आपको लिखना है। उम्मीद है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, और लिख ही नहीं लेंगे बल्कि दूसरे जगह कहीं बोलने के लिए आएगा तो भी आराम से आप बोल लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के को लेकर आप सभी का कमेंट, आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।